हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरिफ मोहम्मद अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम लोग 3 चैप्टर पे बात करेंगे एक साथ मिला के। तो टाइम हो चुका है, आओ जरा फटाफट से देखिए। चैप्टर का नेम है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और तीसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अब तीनों एक ही बार में उठाएंगे और आप जानते हैं मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं। तो देखिए आप एक एक क्वेश्चन से कितने कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर ये रहा, देखो इसने कहा है सर इंटरफेरॉन के बारे में बताइए। अब आप रुकिए 1 मिनट और आराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इंटरफेरॉन किसे कहा जाता है? इसने ये कहा कि सर मान लीजिए एक सेल यहां है, उसके बगल में दूसरी सेल यहां है, उसके बगल में तीसरी सेल यहां है। बहुत ध्यान से समझिए, हुआ ये है कि आपकी इस सेल पर वायरस का इंफेक्शन हो गया, और अगर वायरस का इंफेक्शन हुआ तो फिर ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेज देगा, और जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजेगा तो फिर ये आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर जाएगा? कोऑपरेशन कर जाएगा, या समझिए एमलगमेट हो जाएगा। ये देखिए चिपक गया। और फिर वायरस कैसे काम करता है? आपने एचआईवी पढ़ा है भाई। तो वायरस क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल को आपकी सेल में भेजेगा और आपकी ही सेलुलर मशीनरी को, जो सेंट्रल डोगमा होता है ना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाना, उसको वो खुद यूज करेगा और अपने जैसे क्या बनवाएगा? वायरस पार्टिकल। तो अब यहां पर खेल ये है कि ये जो सेल है, जिस देखो अब इसको मैं क्या बोलूंगा? आप कहोगे सर इसे लिखिए वायरस इन्फेक्टेड, तो मैंने इसको लिख दिया कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब होता क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को जैसे ये फील हो जाए कि ओह गॉड अब मेरे ऊपर क्या हो चुका है? वायरस का इन्फेक्शन, तो अपनी बॉडी से ये कुछ क्या निकालती है? प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल। देखो ध्यान से देख लेना, मैं इसको प्रोटीन की बात कर रहा हूं, ये एक प्रोटीन है। दरअसल इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? इंटरफेरॉन। ये देखिए ये प्रोटीन है, ये इंटरफेरॉन है, और ये प्रोटीन जो है ये जाएगी और दूसरी सेल्स के ऊपर जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी और उन सेल्स को एक मैसेज देगी। और वो मैसेज क्या होगा कि भाई अपनी ट्रांसलेशन मशीनरी को थोड़ा थोड़ा क्या करो? डाउन करो, क्योंकि वायरस आ चुका है और वो आपकी मशीनरी को क्या करेगा? यूज करेगा। तो आप बताओ क्या इंटरफेरॉन जो है क्या वो प्रोटीन नहीं है? आप कहोगे हाँ है। क्या इंटरफेरॉन ने वायरस को मारा? द आंसर इज नो सर, मारा तो नहीं है, लेकिन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको अवेयर कर दिया, उनको बोल दिया कि अपनी अपनी मशीनरी को थोड़ा थोड़ा क्या करिए? डाउन करिए, ताकि वायरस का इंफेक्शन और फर्दर ना लिया जा सके। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर किल्स द वायरस। ना, वायरस को किल नहीं करता इंटरफेरॉन। देखिए किल्स द वायरस एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, नहीं किल नहीं करता है। आगे देखिए स्टिमुलेट करेगा ट्रांसलेशन इनहिबिटरी। देखो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, और ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन किसके थ्रू बनकर आएगी? द आंसर इज कोई चीज जानी चाहिए और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंटरफेरॉन। तो जैसे ये इंटरफेरॉन यहां चिपका तो अब तुरंत क्या होगा? उसकी ट्रांसलेशन मशीनरी क्या हो जाएगी? डाउन। इसका मतलब वायरस का फर्दर इंफेक्शन नहीं फैलेगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो देखिए स्टिमुलेट करेगा किसको? तो आप बोलोगे सर ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को बनवाने के लिए स्टिमुलेट करता है। एनसीईआरटी पढ़िए, साइटोकाइन बैरियर में ये आता है। ये किसके अंदर आता है? ये आपका किस में आता है? साइटोकाइन बैरियर में आता है। दोबारा देखिए सर, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो सिक्रीट करती है एक प्रोटीन जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन, और जो कि प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर वायरल इंफेक्शन। इसका मतलब इंटरफेरॉन जो है वो साइटोकाइन बैरियर में आता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहां से बना के रखिए, किस में आता है? साइटोकाइन बैरियर में। ध्यान से समझ लीजिए, ये पीएमएनएल नहीं है, ये सेलुलर बैरियर नहीं है, उससे पीछे देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर भी नहीं है। इम्यूनिटी में आप लोग पढ़ते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। ये सबसे लास्ट वाला है जिसे आप साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दूसरे पे लेके चल रहा हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा है सर एंटीजन बता दीजिए क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी एजेंट वो बॉडी में गया और उसके जाने पर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, रिपीट कर रहा हूं आराम से सुनना, मेरी बॉडी में कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन मटेरियल मेरी बॉडी में गया और मेरी बॉडी ने उसके खिलाफ तुरंत क्या बनाना शुरू किया? एंटीबॉडी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एंटीबॉडी को बनने के लिए प्रेरित किसने किया? एंटीबॉडी को बनने के लिए मजबूर किसने किया? तो आप बोलोगे ये जो बाहर से अंदर चीज गई है उसने। तो ये जो बाहर से अंदर चीज गई है ना, ये
एंटीजन है। इसका मतलब बॉडी में अगर एंटीबॉडी जनरेट हो गई है तो समझ लीजिए कोई ना कोई एंटीजन गया है। तो देखो ये कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ वेनम। नहीं भाई, वेनम नहीं, वेनम स्नेक में होगा। कह रहा है सर एंटीजन को ही हम वैक्सीन कहते हैं। नहीं, देखिए एंटीजन इज एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिमुलेटिंग एजेंट। हाँ ये सही है। इसका मतलब बॉडी में एंटीबॉडी जो जनरेट होगी वो किसकी वजह से होगी? आंसर विल बी सर वो जनरेट होनी चाहिए किसी ना किसी एंटीजन की वजह से। तो एंटीजन क्या हो गया? एंटीबॉडी स्टिम्युलेटिंग या एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टिम्युलेटिंग एजेंट हुआ। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि आंसर तीसरा क्यों जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे आइए। ये कह रहा है कि सर बताइए इम्यून सिस्टम रिटेन करता है क्या? मेमोरी ऑफ विच रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीनेशन इज प्रोसेस, या वैक्सीनेशन प्रोसेस में। तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना। वैक्सीनेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मैं आपको वो पैसिव हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन हम किसे कहते हैं कि आप अपनी बॉडी के अंदर कुछ वायरस या फिर कुछ एजेंट को आप बहुत ज्यादा क्या कर दीजिए, या तो वीक कर दीजिए। जैसे पोलियो का वायरस, बचपन में 2 बूंद की जिंदगी हमने पी थी या 2 बूंद जिंदगी की हमने पी थी, तो उसमें क्या था? उसमें मरा हुआ वायरस कहिए या आप ये कह दीजिए आम लैंग्वेज में कि अटेनुएटेड था, वीक बहुत था। तो बचपन में तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको वो पोलियो का वायरस पिलाया था, आप समझ रहे हैं? लेकिन वो वायरस तुमको बीमार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बहुत ही वीक था। तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी तो जनरेट करा सकता है लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जिस दिन तुम लोगों ने क्या पिया था, आपने बोला सर पोलियो वायरस पिया था, और पोलियो वायरस भी कैसा था? मान लीजिए वीक था, या अटेनुएटेड भी वर्ड यूज करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, इसने आपकी बॉडी के अंदर कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करा दिया? प्राइमरी रिस्पॉन्स इसने जनरेट करा दिया। और प्राइमरी रिस्पॉन्स अगर जनरेट हो गया तो फिर उसकी आपकी बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो गया? ध्यान से देखिए, मेमोरी जनरेट हो गई। अब दोबारा से अगर ये वायरस या बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो क्योंकि उसकी एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है, इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट आएगा और आप उस पर्टिकुलर पैथोजन से बचे रहेंगे। अब आई बात समझ में आपको या नहीं आई? तो देखो कह रहा है कि सर इम्यून सिस्टम रिटेन करता है मेमोरी। हाँ बिल्कुल सही है, इन रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो ये कह रहा है क्या वो पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है? नहीं। पहले मैं आपको यह बता दूं कि पैसिव इम्यूनिटी जब आप लोग पढ़ते हैं जिसमें आपको प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू देनी पड़ती है, तो वो कभी भी मेमोरी जनरेट नहीं करती है, ये बात याद रखिए। दूसरा, क्या वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से आएगा? हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है, प्राइमरी से आएगा। क्या सेकेंडरी रिस्पॉन्स? नहीं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स तो बाद में आएगा। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता ही इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर क्या आ चुकी है? मेमोरी आ चुकी है। तो मेमोरी की वजह से ही सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है जब वायरस या बैक्टीरिया दोबारा आपकी बॉडी पर लगता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। इधर आते हैं। अब ये कह रहा है कि सर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम देखो, कार्टून है, ये किसका है? आप बोलोगे सर ये एंटीबॉडी का या एंटीबॉडीज का है। एंटीबॉडीज में एक हैवी चेन होगी, एक हैवी चेन इधर, टोटल कितनी हो गई? 2। एक लाइट चेन इधर होगी, एक लाइट चेन इधर, टोटल कितनी हो गई? 2। तो आंसर तो मुझे मिल गया कि सर मुझे पता है कि एंटीबॉडी में पॉलीपेप्टाइड चेन तो 4 है, लेकिन ये भी देख लेना कि हैवी 2 है और लाइट भी 2 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। लाइट भी 2 हैं और हैवी भी 2 हैं, लेकिन मैं आपको यहां से एक चीज और करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। दरअसल इसके अंदर आपको बॉन्ड भी काउंट करने हैं। तो देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 5वां, या गया 6वां, या गया 7वां, या गया 8वां। ध्यान से देखना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। अब ये जो 12 बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताए हैं, ध्यान से देखना, ये जो 12 बॉन्ड मैंने लगाए हैं ये इंट्रा चेन है। इंट्रा चेन का मतलब होता है चेन उसी चेन के बीच में है। तो देखो ये दोनों सिंगल मतलब लाइट चेन के बीच में है। ये 1 2 3 4 ये हैवी चेन के ही बीच में है। ये देखिए 2 और 2 4 ये हैवी के ही बीच में है। ये 1 2 सिर्फ लाइट के बीच में है। तो ये इंट्रा चेन हो गए कितने? 12। लेकिन इंटरचेन किसे कहते हैं? 2 डिफरेंट चेन के बीच में। तो मैं उसको अलग कलर से बना रहा हूं, आप समझ पाएंगे। ये देखिए 1 2 ये इसके और इसके बीच में है, इसलिए इंटरचेन। 1 2 तो कितने हो गए टोटल? 4। तो 12 एक साइड कर दो, 4 एक साइड कर दो, टोटल मार के देखो 16 बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? आंसर विल बी सर 16 हैं। और बात को खत्म करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो देखो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। चलिए इधर आते हैं। अब ये कह रहा है सर एक डिजीज है और उसे हम कहते हैं, वो होती है किससे? यर्सीनिया पेस्टिस से। अब सुनते रहना मेरी बात। ये यर्सीनिया पेस्टिस चीज क्या है, पहले इसके बारे में तो समझिए। तो आप बोलोगे सर यर्सीनिया जो पेस्टिस है वो एक बैक्टीरिया है
और बैक्टीरिया भी कौन सा है, ग्राम निगेटिव। तो मान लो मैंने ये ऐसे करके बैक्टीरिया बना दिया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो कौन सा बैक्टीरिया हो गया, ग्राम निगेटिव। नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। सुनते रहना बहुत आराम से। दरअसल ये यर्सीनिया पेस्टिस जो है एक फ्ली के अंदर घुसेगा। फ्ली का मतलब होता है आर्थ्रोपोडा। फ्ली का मतलब हुआ आर्थ्रोपोडा। जैसे सिर में जूं नहीं होती, कई बार लोगों के सिर में जूं होती है ना, तो जूं क्या है, आर्थ्रोपोडी तो है। तो ये एक फ्ली, चूहे के ऊपर कुछ कीड़े प्रेजेंट होते हैं, वो फ्ली कहलाते हैं। उसके ऊपर जूं कह लो आप आम लैंग्वेज में। तो ये जो बैक्टीरिया है उस कीड़े की जीआईटी में घुस जाता है। जीआईटी समझ रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टीन में, और उसको ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक कर देगा तो फिर कीड़ा परेशान के साला खा तो बहुत कुछ रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, खाने के बाद भी भूख इतनी लग रही है, तो इसकी बाइटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये इधर देखेगा, इसे खाऊं या इसे खाऊं या इसे खाऊं। आ रही बात समझ में? अब हुआ क्या कि ये कीड़ा आपको ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ऐसे करके दिखाई दे रहा है। ये कीड़ा, ये इसकी इंसेक्ट के अंदर घुस गया है। देखो इसको आप बीटी कॉटन से मत अटैच कर लेना। ये बैक्टीरिया इसके अंदर घुस गया और इसकी इंटेस्टीन को चॉक कर दिया। और अब ये कीड़ा किसके ऊपर बैठ जाएगा, फ्ली। तो आप बोलोगे सर अब ये बैठ जाएगा किसके ऊपर, ये देखिए ये कौन आ गया आपके पास, ये चूहा है। ये इतना मोटा सा मैंने ये चूहा बता दिया, समझ गए? तो अब ध्यान से देखिए, ये चूहे को काटेगा, और चूहे को काटेगा तो चूहे को मारेगा। अगर इस कीड़े ने आपको काट लिया तो आपको भी एक डिसीज होगी जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं। तो अब आई बात समझ में? अब वो मुझसे ये पूछेगा कि सर ये बता दीजिए इस फ्ली का नाम क्या है, इस आर्थ्रोपोडा का नाम क्या है। वो ये लिखा हुआ है, देखो, ज़िनोप्सिला चियोपिस। बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो ये कह रहा है कौन सी डिजीज होती है कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। आंसर तो प्लेग है, आंसर प्लेग है, लेकिन एजेंट भी दे दिया उसने कि देखो ये ज़िनोप्सिला चियोपिस जो है ये वो फ्ली है जो चूहे के ऊपर होता है। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। ये मैंने क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने इसको कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि देखिए प्लेग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये क्या लिखा है, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया कैसे होता है आप जानते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी। लेकिन इतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ाया गया है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये बताइए, देखिए ये है डेंगी फीवर, कह रहा है ट्रांसमिटेड बाय, बताइए किससे होगा। द आंसर आ गया सर एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी एक मच्छर है, और वो एडीज मच्छर जो है उसे हम टाइगर मच्छर कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम देख सकते हैं कि सर ये मच्छर बिल्कुल टाइगर की तरह दिख रहा, देखिए धारियां धारियां इसके ऊपर दिख रही हैं। और ये बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, नीचे नीचे उड़ेगा थोड़ा सा, मॉर्निंग में और दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में ही रहेगा, रात में नहीं आता। स्टेगनेंट वाटर, अगर रुका हुआ पानी है और साफ पानी है, ये वहां पे अपने अंडे देता है। तो जरा समझिए, डेंगू के मच्छर से बच के रहिए, बहुत दिक्कतें हैं इसमें। तो एडीज इजिप्टी क्या कह रहे हैं आप लोग इसे, सर ये टाइगर मस्कीटो है। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करिए, इसमें वायरस कौन सा होता है जानते हैं? इसमें वायरस होता है आर्बोवायरस। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या बला है, लो मैं बता रहा हूं। ए आर का मतलब हुआ आर्थ्रोपॉड, ए आर का मतलब हुआ है आर्थ्रोपोड, और बी ओ का मतलब होता है बोर्न। इसका मतलब आर्थ्रोपोड बोर्न। अब बताइए मुझे यहां आर्थ्रोपोड कौन है, तो आप बोलोगे सर आर्थ्रोपोड में अभी तो बताया मस्कीटो है, इसीलिए मच्छर से फैल रहा है, इसीलिए आर्थ्रोपोड बोर्न है। ए आर उठा लिया, बी ओ उठा लिया, आर्बोवायरस बन गया। हालांकि फ्लेवी वायरस इसकी फैमिली होती है, लेकिन इतना डेप्थ में आप जाएंगे नहीं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, समझ में आ गया, इतना ही समझ के चलिए। और ये वाला पैराग्राफ उठाइए अपनी एनसीईआरटी से। क्या कह रहा है? कह रहा है सर स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इन क्या दिखा रहा है, इन दिस इंसिडेंट्स के वेक्टर बॉर्न जो हैं, जैसे मान लीजिए एडीज मस्कीटो। एडीज यहां पर क्या है, वेक्टर है। बताइए मलेरिया के लिए कौन होता है, तो आप बोलोगे सर उसमें दूसरा मच्छर लगेगा, उसे हम एनोफ्लीज कहते हैं। समझ गए? तो ये मच्छर अलग अलग हैं और ये वेक्टर हैं अलग अलग तरह की डिसीज के लिए। मुझे लगता है यहां तक तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए आगे लेके चल रहा हूं, ये तो मच्छर ही हो गया। आगे देखिए, ये कह रहा है कि सर एक टॉक्सिन की बात करते हैं विच रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल, सर्दी लगेगी और हाई फीवर रहेगा। कब होगा? जब ड्यूरिंग किसी इंसान को मलेरिया हो जाए। तो तुमने ये चीज बिल्कुल पढ़ी है। देखो यहां ध्यान से देखना कि जब आपके पास प्लाज्मोडियम एंट्री करता है तो फिर वो आपकी आरबीसी को रप्चर करता है, और आरबीसी को रप्चर करेगा तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन, तो ये एसोसिएटेड देखो क्या, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं। इसका मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो जब डिग्रेड होगा
वो जब टूटेगा तो फिर उससे एक दूसरी चीज बनेगी, उसे हम हीमोजोइन कहेंगे, और हीमोजोइन ही यहां पर वो चीज है जो उस इंसान के अंदर मलेरिया लाएगा। और मलेरिया का मतलब ये हुआ कि उसको चिल, सर्दी बहुत लगेगी और उसके अंदर क्या आएगा, हाई फीवर आएगा। तो आंसर शुड बी व्हाट सर? मैं समझ सकता हूं कि आंसर शुड बी हीमोजोइन। देखिए हीमेटिन नहीं है, हालांकि ये दूसरी फॉर्म है आपके हीमोग्लोबिन की, आयरन की सॉरी। और हीमोग्लोबिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर 4 चेन वाला एक क्या होगा आपके सामने, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा। आई होप इतनी बात अब यहां तक आपको समझ में आ गई है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि ये बताइए क्या लिखा है। तो आप बोलोगे सर ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम कहां से आता है? तो देखो मैंने क्या खेल किया है यहां पर, एनसीईआरटी की एक एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओपियम से अगर आप देखें तो ये वाला पौधा है ओपियम पॉपी, और ध्यान से देखिए ये ओपियम पॉपी तुम्हें क्या बना के देता है, या कौन से, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पौधे का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, पेपेवर सोमनिफेरम। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है पेपेवर सोमनिफेरम जो है वो ओपियम पॉपी प्लांट है, और मुझे उससे क्या मिलती है, मॉर्फिन। और मॉर्फिन का ये देखिए मॉलिक्यूल, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ये मैं आपको कई बार दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि इस स्ट्रक्चर को मैं मॉर्फिन का मॉलिक्यूल कह रहा हूं। जरा एक मिनट रुकना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि चलो बच्चा ही एक बात समझो, अगर आगे मेरे सामने आ गया मॉर्फिन, अगर मैं मॉर्फिन का क्या कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं मॉर्फिन का, आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दूं तो मेरे पास जो चीज आएगी उसे मैं हेरोइन कहूंगा, उसे मैं हेरोइन कहूंगा। समझने की कोशिश करिए, वो हेरोइन हो गया। लेकिन एक चीज यहां से और समझ लेना, अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं, अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं तो मेरे पास एक दूसरी चीज बन जाती है जिसे हम लोग कोडीन कहते हैं। कोडीन की स्पेलिंग शायद गड़बड़ हो रही है लेकिन देख लेना, मुझे याद नहीं रही, तो CODEIN होगा या तो जो भी है। तो ये आ गया कोडीन। अब ये कोडीन और एक होता मॉर्फिन, ये दोनों आप लोगों को एल्कालॉइड में रखे मिल जाएंगे, सेकेंडरी मॉलिक्यूल या सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ योर बायोमॉलिक्यूल। तो आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? लेकिन मुझे यहां कोडीन नहीं पढ़ाना था, मुझे आपको ये पढ़ाना था कि अगर मैं मॉर्फिन का क्या कर दूं, एसिटाइलेशन, तो मेरे पास जो चीज मिलती है उसे हम हेरोइन कहेंगे, और हेरोइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मैक। अरे ये कोकेन नहीं कहते, कोकेन अलग है, स्मैक कहेंगे। मॉलिक्यूल देखो सर ये वाला है, क्लियर हुई मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो अब देखो अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे। आइए, ये कह रहा है सर बताइए कैनाबिस सटाइवा जो कि हेम्प प्लांट है वो यील्ड क्या करता है? तो मैं बता दूं आपको, देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना, कह रहा है द फ्लावर टॉप, लीव्स और रेजिन ऑफ कैनाबिनॉइड प्लांट यूज्ड इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, नंबर 1 देखो कह रहा है सर मरीजुआना बनेगा। ध्यान से देखिए, हशीश बन सकता है, ब्लैक कलर का होता है, और चरस बन सकती है, गांजा बन सकता है। इसका मतलब वेरियस कॉम्बिनेशन, थोड़ा ये डाला, ये कम डाल दिया, वो ज्यादा डाल दिया, ये ज्यादा डाल दिया, ये कम डाल दिया, ये ज्यादा डाल दिया, तो एक वेरियस कॉम्बिनेशन हम इसके बना के हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं कितनी, 3 चीजें। ध्यान से देखिए, सर भांग बनाया जा सकता है, सर गांजा बनाया जा सकता है, सर चरस, इसका मतलब सभी चीजें बनाई जा सकती हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें ये क्यों दिखाया पत्ता, ध्यान से देखिए, ताकि आप जान पाओ कि सर ये है एक्चुअली द लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल किसका है, ये मॉलिक्यूल है कैनाबॉइड मॉलिक्यूल। इसका मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये 2 चीजें क्या हैं और ये 2 चीजें क्या हैं। ये मॉर्फिन है, ये ओपियम पॉपी है, लेकिन ये क्या है आपका कैनाबिस सटाइवा, और ये क्या है आप लोगों का कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। इसको दिमाग में बैठा लेना, हो सकता है क्वेश्चन इस बार इधर से ना पूछ के उधर से पूछ दे। मैं बताऊंगा देखो किस किस तरह के क्वेश्चन से, आई बात समझ में? ये देखिए, अब ये कह रहा है कि कोकेन बताइए कहां से आ रहा है, तो कोकेन ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए, कोकेन इससे नहीं आता है, मैं यही समझा रहा हूं आपको। ये प्लांट रखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन कोकेन आप यहां से नहीं लेते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोकेन जो कि कोका एल्कलॉइड या कोकेन है, ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, नाम है एरिथ्रोक्सिलम कोका, और ये प्लांट जो है वो धतूरा का है, एरिथ्रोक्सिलम कोका का नहीं है। इधर देखिए, अब ये कह रहा है नेटिव कहां का है, सर साउथ अमेरिका, और ये इंटरफेयर करता है किसके साथ में, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नाम क्या है, डोपामीन। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं बता रहा हूं। डोपामीन क्या होता है, हैप्पी हार्मोन। मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं, या मैं कोई फूड खा रहा हूं ऐसा जो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मेरा फेवरेट है, मैं कुछ अच्छे कपड़े पहन रहा हूं ऐसे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कोई फिल्म देख रहा हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसका मतलब मेरे पास डोपामीन है, मैं हैप्पी हूं उस चीज को देख के। समझने की कोशिश करिए। अब आपने क्या किया, आपने ये ले लिया कोकेन, तो कोकेन को ऐसे ना ट्यूब व्हाइट कलर की होती है, उसको बिछा कर ऐसे करके और आप लेट गए। अब क्या होगा, ये डोपामीन को आपके क्या करेगा, डोपामीन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर देर तक बना के रखेगा, तो आपको देर तक खुशी महसूस होगी। अब आई बात समझ में?
तो ये डोपामीन वाले, सॉरी क्या नाम है इसका, कोका वाले, कोकेन वाले लोग क्या होते हैं, एक बार इन्होंने नोज से इनहेल कर लिया या स्नॉट कर लिया और स्नॉट करने के बाद चेयर पे ऐसे करके लेट गए, बस अब इनसे कुछ मत बोलो। इनके अंदर डोपामीन का क्या चल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर को उसने क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, उसको स्लो कर दिया। अब लंबे समय तक ये खुश रहेगा। लेकिन अगर किसी ने इसकी ओवरडोज कर ली, अगर ओवरडोज कर ली तब उसको हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाएंगी। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, दो दो के चार दिखना। तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने एक ट्रक खड़ा है, लेकिन वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे हट जाएगा, अरे नहीं मुझे लग रहा है ट्रक खड़ा, जबकि वहां कोई भी नहीं था। इसे भ्रम हो रहा है, हिंदी में कहते हैं भ्रम। इधर देखेगा, इधर इसको क्या दिखाई देगा कि मान लीजिए वहां पर कौन खड़ा है, सलमान खान खड़ा हुआ है, तो ये जाएगा, अरे भाई सलमान भाई आओ मैं आपको गले लगाऊं, पता चला पेड़ को चिपट के खड़ा हुआ है, सलमान नहीं है वहां पे। समझने की कोशिश करिए, इसको भ्रम होगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, इसका मतलब कोकेन की अगर नॉर्मल डोज होगी, सुनते रहना, अगर कोकेन की नॉर्मल डोज होगी तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिर्फ क्या आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और वो लंबे समय तक थोड़ी मुझे क्या दे सकता है, खुशी, या आप ये कह दीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो ट्रांसपोर्ट को है उसको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं कोकेन की क्या कर दूं, ध्यान से देखिए, कोकेन कॉमनली इसे कोक क्रैक कहते हैं। यूजुअली क्या किया जाता है, स्नॉट ऐसे करके ऐसे करके खींच देंगे पाइप लगा के, और कह रहा है हैज द पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। देखो ये भी क्वेश्चन है, वो ये कहेगा इनमें से बताइए स्टिमुलेटिंग एक्शन किसके पास है, तो आप आंसर करेंगे कोकेन। और ध्यान से देखना, एक्शन ऑन कहां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया मतलब एकदम हैप्पीनेस, खुशी वाला, अरे मजा आ गया। इंक्रीज एनर्जी, एकदम एनर्जी काइंड ऑफ इसकी आ जाएगी। लेकिन एक चीज और समझिए, अगर मैंने आपसे ये बोला कि अगर एक्सेसिव डोज हो गई कोकेन की तो ये हेलुसिनेशंस देगा, आपको भ्रम देगा। अब वो ये कह रहा है कि कुछ और प्लांट भी पढ़ लो ऐसे जो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं। देखिए, तो ये कह रहा है अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, उसका नाम है एट्रोपा बेलेडोना, और उसी को हम कहेंगे धतूरा। तो एक प्लांट कौन है, एट्रोपा बेलेडोना, और एक क्या है आपके सामने, धतूरा। इसका मतलब ये प्लांट आपका एरिथ्रोक्सिलम कोका नहीं है। अब आ रही है बात समझ में, तो कौन हुआ, धतूरा, और दूसरा कौन है, एट्रोपा बेलेडोना। उनमें भी क्या है, द आंसर विल बी, सर ये है एक्चुअली हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखने वाले। अब क्लियर हुई बात या नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने इस प्लांट को यहां पे आपके सामने रखा है। तो देखिए, कह रहा है कोकेन कहां से लाएंगे, आंसर विल बी सर एरिथ्रोक्सिलम कोका से आएगा। कितना समय लगता है क्वेश्चन में, आगे आइए। ये कह रहा है, सर पढ़िए स्मैक, सर पढ़िए डाइएसिटाइल मॉर्फिन, सर पढ़िए व्हाइट, आगे देखो ऑर्डरलेस, कह रहा बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई, नहीं आई? अरे भाई मॉर्फिन, मॉर्फिन का तुम क्या करोगे, एसिटाइलेशन, तो वो क्या कहलाएगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या चीज होती है सर, स्मैक। स्मैक को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, हेरोइन। और हेरोइन क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर है, बिटर कलर का, बिटर है, बहुत ही कड़वा है, जीभ से तो ले ही नहीं सकते, अगर जीभ पे रख लिया उल्टियां करा देगा, दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए नोज से स्नॉट करना पड़ता है। इधर देखिए, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहां से, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। ये कह रहा है अब स्टेटमेंट किसके लिए करेक्ट है, सर मॉर्फिन के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि इसने लिखा है डाइएसिटाइल मॉर्फिन, तो मैं जाऊंगा हिस्मैक की तरफ। तो इसका मतलब कोकेन, क्या कोकेन हो सकता है, नहीं हो सकता। कोकेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर एरिथ्रोक्सिलम कोका से आएगा। बारबियूरेट होगा, नहीं सर बारबियूरेट नहीं होगा, ये आंसर फिर आपका केस में जाएगा, हेरोइन में जाएगा। अब आई बात समझ में आप लोगों को, देखो कह रहा है ओपियोइड्स ड्रग हैं, बाइंड करते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट कहां है सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और जीआईटी पर है। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं कोई ऐसे ही नहीं रख देता हूं यार, आप समझने की कोशिश करिए, मैं ऐसे ही नहीं रख देता हूं ये एनसीईआरटी के कंटेंट, मुझे रखने पड़ते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि देखो एनसीईआरटी से ये चीजें कहां से पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन तुमको यहां दिख रहा है, इसको कैसे तोड़ मरोड़ के तुम्हारे सामने पेश किया जा सकता है। तो देखो, वो ये भी पूछ सकता है कि कोकेन के रिसेप्टर बताइए, आप आंसर करेंगे सर सीएनएस और जीआईटी। अब इधर देखिए, कह रहा है हेरोइन जो है कॉमनली उसे हम स्मैक कहेंगे, जबकि वो है क्या, तो आप कहोगे सर डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, और किसका, और क्या है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ऑर्डरलेस है, स्मेल सूंघ के देखो स्मेल नहीं आएगी, बिटर बहुत है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, और ऑब्टेन होता है जब हम एसिटाइलेशन कर देते हैं किसका, मॉर्फिन का। और मॉर्फिन का अभी मैंने आपको बता दिया, अगर मैं मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दूं तो कोडीन नाम की चीज बनती है। आ रही बात समझ में, और मॉर्फिन एक एल्केलॉइड है, ये भी देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ गई बात इतनी समझ में, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे कुछ और चीजें समझाइए आप फटाफट से। चलिए अब इधर ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सर एक डायग्राम है, ये शो कर रहा है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ।
अभी अभी मैंने आपको बताया था ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, आप जानते हैं सर ये मॉर्फिन का है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैनाबिनोइड मॉलिक्यूल। इसका मतलब आंसर विल बी सर कैनाबिनोइड मॉलिक्यूल। अरे इतनी देर से अभी यही तो समझा रहा था कि मॉर्फिन में और कैनाबिनोइड में दोनों में कम से कम मॉलिक्यूलर लेवल पे आप लोग क्या कर पाए, डिस्टिंग्विशमेंट कर पाए। तो ये कौन हुआ मॉर्फिन, ढंग से देख लो, ये कौन हुआ कैनाबिनोइड, और वही रखा हुआ है। बढ़ जाओ आगे, इधर आइए, ये बताओ ये क्या है। अभी अभी तुमने बोला सर ये है लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ओपियम पॉपी का प्लांट। ये देखो ढोलकियां बनी हुई हैं इसमें छोटी छोटी, ये ओपियम पॉपी है। और इसको मैंने क्या बोला था, धतूरा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई, ग्राफ देख के समझ सकते हो। क्वेश्चन पे टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप जान गए का आंसर क्या बनेगा। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है सर एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। देखो अभी अभी मैं तुमको समझा रहा था कि ये एंटीबॉडी की हैवी चेन हो गई और ये एंटीबॉडी की लाइट चेन हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना, आपकी एंटीबॉडी में समवेयर कुछ ना कुछ क्या लगी रहती है, कार्बोहाइड्रेट भी लगा रहता है। तुम्हारे लेवल पे पूछेगा नहीं, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल प्रोटीन भले है, नो डाउट, लेकिन प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट भी लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ये समझ लेना। देखो स्टेरॉइड मत बोल देना, लिपिड नहीं है ये। लिपोप्रोटीन मत बोलना, प्रोस्टाग्लैंडिन मत बोलना, लोकल हार्मोन होते हैं। आप जान लीजिए दिस इज एक्चुअली द ग्लाइकोप्रोटीन। आपको ये बात मोटे तौर पे पता हो, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है सर कि एचआईवी है दैट कॉज एड्स, फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने लिख के दी आपके सामने। देखो एचआईवी का वायरस पहले एंट्री कहां करता है, आप आंसर क्या करेंगे बताइए। आप कहेंगे सर एंट्री करता है वो मैक्रोफेजेस में। क्यों एंट्री कर पाता है मैक्रोफेजेस में, जानते हैं आप लोग? क्योंकि मैक्रोफेजेस के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम होता है CD4 रिसेप्टर। तो एड्स वायरस जो होता है उसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं GP120। छोटा छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, GP120। रो यार 1 मिनट ही लगेगा, मैं अलग कर बना के दिखा देता हूं। सुनो ध्यान से, ये आ गया मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के ऊपर एक प्रोटीन लगी हुई है, नाम क्या है उसका, CD4। ये प्रोटीन क्या है, ये रिसेप्टर है, ये मैक्रोफेज हो गया। सेम अब आते हैं इधर, ये सर वायरस है, ये वायरस है आप लोगों का। इसके अंदर एक आरएनए दूसरा आरएनए, इसके ऊपर एक प्रोटीन लगी हुई है, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये इसके ऊपर जाके बाइंड होती है, और जैसे ही इसके ऊपर जाके बाइंड होगी तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेज देगा। तो जब ये मैक्रोफेज में घुस रहा होता है तो फिलहाल ये मैक्रोफेजेस को मार नहीं रहा होता है, ये मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री की तरह यूज करता है कि मेरे जैसे वायरस मुझे जल्दी जल्दी बना के दो। लेकिन जल्दी देखिए ध्यान से, साइमल्टेनियसली, इसका मतलब सेम टाइम पर ही एचआईवी एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट, वो उसमें भी घुस जाता है, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट यहां पे हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट में वो कैसे घुसेगा, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर ऊपर भी एक प्रोटीन का रिसेप्टर है, उसका नाम भी क्या है, CD4, इसीलिए ये इसके साथ भी बाइंड कर जाता है। तो अब किसी और के साथ क्यों नहीं बाइंड कर रहा, क्योंकि किसी और के पास CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। तो ये इन दोनों में घुसेगा और टी लिम्फोसाइट को देखो उसके अंदर रेप्लिकेट भी करेगा, प्रोड्यूस करेगा प्रोजेनी वायरस, और प्रोजेनी वायरस रिलीज हो जाएंगे इन द ब्लड और अटैक करेंगे अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब टी लिम्फोसाइट के नंबर बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, और जब टी लिम्फोसाइट के नंबर गिरने लग गए तो फिर आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डाउन। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी का डाउन होना ही बहुत सारी बीमारियों को नोता देगा, और बहुत सारी बीमारियों के जब सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंड्रोम। इसीलिए इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, देखो अक्वायर्ड इम्यूनो का क्या हो गया, डेफिशिएंसी। इसी वजह से बहुत सारी बीमारी आई, और बहुत सारी बीमारी के सिम्टम्स को एक साथ मिला के आप सिंड्रोम कहते हैं। अब आपको बात समझ में आई, एड्स की फुल फॉर्म क्या कह रही है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेफिशिएंस हो जाना, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी आएंगी, और उसे हम लोग क्या कहेंगे मिला के, सिंड्रोम कहेंगे। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो बताइए, कह रहा है सर एचआईवी फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, द आंसर विल बी, देखिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट। वो बी को नहीं मारेगा, ल्यूको थ्रम्बो किसी को नहीं मारेगा, इसे मारेगा, और इसका नाम क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि सर कंसीडर करके बताइए फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए से डी तक रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन, सेलेक्ट करिए करेक्ट वन आउट ऑफ दीज। देखो ध्यान से देखना, ये आपके कहां से आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, जहां एक्वायर्ड इम्यूनिटी दी हुई है उसके ठीक नीचे कहीं ना कहीं ये पोर्शन दिया हुआ है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए।
ध्यान से देखिए, कह रहा है सर इवन इफ द किडनी ट्रांसप्लांट इज अ प्रॉपर, मान लो किसी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ और वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रॉपर हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, प्रॉपर हुआ है, कह रहा है कि फिर भी रेसिपिएंट जिसको मैंने किडनी दी है, कह रहा है मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बात सही है। अगर ट्रांसप्लांटेशन आपका हो गया है और उसके बावजूद भी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा पूरी जिंदगी, इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डाउन करके रखेंगे, और ये सही स्टेटमेंट है। अब इसमें बहुत डेप्थ में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। आइए, अब ये कह रहा है द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। बहुत ध्यान से देख लीजिए, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो आता है वो टी सेल की वजह से आता है। तो टी सेल ही है जो ग्राफ्ट के रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको कौन देगा? टी सेल। ये सही है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, कह रहा है बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। ये गलत है भाई, बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं आपको अभी भी बताया कि टी सेल रिस्पॉन्सिबल है। आगे, हालांकि बी लिम्फोसाइट आपको क्या प्रोवाइड करती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आगे देखिए, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इंटरफेरॉन। चलो जरा जल्दी बताइए, क्या इंटरफेरॉन पे डिपेंड करती है? द आंसर विल बी नो। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये टी सेल रिसेप्टर पे। तो द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरॉन। अब बताइए कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं? तो आप बोलोगे सर ए सही है, उसके बाद में कौन सा सही है? सर बी सही है, सी और डी दोनों गलत हो गए। तो ध्यान से देख लीजिए, ए और बी सही है, बाकी गलत है। एनसीईआरटी में ये सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आगे आइए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। देखो एड्स अब मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। देख पा रहे हैं? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर द पॉजिटिव एचआईवी रिट्रोवायरस जो है एंटर करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट में, दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। आपको क्या लगता है ये बात सही है या नहीं है? पहले ये बताओ आप। अरे भाई टी लिम्फोसाइट में घुसता है, टी लिम्फोसाइट में घुस के प्रोजेनी बढ़ाएगा, उसके बाद में उनको रिड्यूस भी करेगा। तो क्या ये बात सही नहीं है? हाँ है। तो दूसरा देखें, कह रहा है सर एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ना भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं और वो पर्सन एचआईवी का है तो आपको एचआईवी नहीं फैलेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आप खाना साथ में खाने को क्या कह रहे हैं? पहले ये तो बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल प्लेट चल रही है, एक चम्मच है, एक चम्मच से मेरा बाबू भी खाएगा और एक चम्मच से मैं भी खाऊंगा? मैं ये वाला खाने की बात नहीं कर रहा हूं। इससे एड्स भले ना फैले लेकिन 50 बीमारियां और फैल जाएंगी। ये मत कहना कि साथ में खाना खाने से मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता, कुछ नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं। तो यहां साथ में खाना खाने की बात कहां की आ रही है, जान रहे हैं आप? इसका मतलब वो ये कह रहा भाई तेरी थाली अलग है, मेरी थाली अलग है, तू बिल्कुल मेरे बगल में बैठ जा, मैं अपना खाना खा रहा हूं, तू अपना खा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थाली शेयर मत करिए, ये नॉर्मल भी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थाली एकदम शेयर करने से फैली जाता है क्या, क्योंकि सलाइवा से अगर एड्स फैलेगा तो आप जान लीजिए सलाइवा की अमाउंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए तब जाके आएगा। लेकिन मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहां पे दे नहीं रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट गलत है। टच करने से, मेयर टच से, हाथ मिलाने से या हल्के गले लग जाने से, हक करने से ये एड्स नहीं फैलता है, जब तक क्या मैच ना हो, फ्लूइड मैच ना हो। तुम्हारी उंगली कटी हुई है, उसकी भी कटी हुई है, हल्का सा मैच हो गया, फ्लूइड मैच हो गया, हो जाएगा। तो अब तीसरा देखिए, ड्रग एडिक्ट लोग जो है वो लीस्ट सस्केप्टिबल बता रहा है। अरे लीस्ट सस्केप्टिबल कैसे हो सकते हैं? ड्रग एडिक्ट समझ रहे हैं, इंजेक्शन लिया, यहां लगा लिया, उनका एक किट्टी पार्टी ग्रुप होता है, एक बार लगाएगा, आपको कहा ले भाई अब तू लगा ले, अब वो दूसरा भी लगा रहा है, ले भाई अब तू लगा ले, पता चला एक ही इंजेक्शन पूरे के पूरे में दम मारो दम घूम रहा है। वो एक को एचआईवी था या एक को कोई डिसीज थी, वो सब में फैल रही है। तो क्या वो लीस्ट है? ना, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। लीस्ट नहीं है, मैक्सिमम सस्केप्टिबल। आगे आइए, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड। पहली बात तो आप ये सुन लें, एड्स की दवाई भले आ चुकी है, मराविरॉक नाम से कुछ दवाइयां आ गई हैं, वो CD4 रिसेप्टर को चेंज करती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये मत कह देना कि एड्स पेशेंट जो है वो फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, कभी नहीं होता ऐसा। इसीलिए तीसरा भी गलत है। आंसर विल बी 1। मुझे लगता है इतनी बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, आपको मोटी मोटी बात मेरी समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। बढ़िए, अब कह रहा है सेलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वन गिवन बिलो। देखो, कोकेन इज गिवन टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इट। अरे भाई ये काम कोकेन कब से करने लगा? कोकेन नहीं, मॉर्फिन। हम मॉर्फिन देते हैं क्योंकि मॉर्फिन सेडेटिव है और पेन किलर है। तो मेरी मदर की क्या हुई थी? TKR सर्जरी। TKR किसे बोलते हैं? टोटल नी रिप्लेसमेंट। मेरी मम्मी की खुद की हुई थी। तो डॉक्टर ने उनको सर्जरी के बाद में बहुत सारी मेडिसिन दी थी जिनमें मॉर्फिन भी था। तो मैं तुरंत वहां से समझ गया कि अच्छा ओके, मॉर्फिन इसलिए दिया है क्योंकि सर्जरी हुई है, सुन्न उतरेगी अब और एनेस्थीसिया उतरेगा, जो एनेस्थीसिया देते हैं, और जब वो उतरेगा तो खतरनाक पेन करेगा, इसलिए सर्जरी से कॉप अप करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? मॉर्फिन। तो ध्यान से देख लीजिए, कोकेन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग।
क्लियर है? अगला देखिए, ये कह रहा है सर बार्बियूरेट जो है हम अगर किसी क्रिमिनल को दे दें तो वो सच बोलेगा। देखो फिलहाल के तौर पे आप इसे हटाइए ना, ऐसा नहीं है। बार्बियूरेट्स अलग चीज है, अभी चक्कर में मत पड़ो तुम लोग। बार्बियूरेट से बस इतना समझ लीजिए, सच बुलवाने वाला ये वो टेस्ट या सीरम नहीं देगा। क्लियर है? तीसरा कह रहा है मॉर्फिन ऑफन गिवन टू द पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, कह रहा है च्यूइंग टोबैको लोअर करेगा ब्लड प्रेशर। नहीं भाई, अगर कोई बंदा तंबाकू चबा रहा है तो तंबाकू में क्या निकल के आएगा? देखिए ध्यान से देखिए, निकोटीन। निकोटीन क्या करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वहां से एड्रीनेलिन निकलवाएगा, और एड्रीनेलिन जो है वो बीपी को बढ़ाता है। समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब च्यूइंग टोबैको, तंबाकू को चबाना कभी भी ब्लड प्रेशर को लोअर नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम आता है। मुझे लगता है ये बात यहां पे आपको समझ में आ गई है। आपके घर में कोई मजदूर काम कर रहा है, आप क्या देखते हैं? वो बीड़ी मांगता है। वो क्या मांगता है? चाय मांगता है। वो सूरती रगड़ेगा और सूरती निकाल कर यहां रख ली, उसके बाद बोलेगा हाँ भैया लाइए जरा कुछ खाने पीने के लिए लेके आइए। तो वो सूरती क्यों खा रहा है? वो गुटखा, पान, मसाला ये क्यों खा रहा है? क्योंकि उसके अंदर निकोटीन है। निकोटीन है तो बीपी बढ़ेगा उसका, और बीपी बढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा वाह अब टोकरी उठाऊंगा बहुत जल्दी, एनर्जेटिक है। सीमेंट के कट्टे लाद के ले जा रहा है एकदम। क्यों? क्योंकि बीच बीच में बीड़ियां पी रहा है। स्टिमुलेट कर रहा है ब्लड प्रेशर को। समझने की कोशिश करिए। तो वो कभी भी लोअर नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी कॉज करेगा। क्या? कैंसर। आप जानते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इधर आइए, ये कह रहा है सर बताइए फॉलोइंग ऑप्शन है करेक्ट मैचिंग बताइए डिसीज की पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के साथ में इन्फेक्शन। समझो, मलेरिया ठीक है समझ में आ गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हाँ ठीक है समझ में आ गया, बाइट ऑफ मेल। लो जी, लौंडा नहीं चाहिए यहां पर, ध्यान से देखो ये मेल है। अरे मेल कब से करने लगा? खून कौन चूसती है? फीमेल। अरे मच्छर कह रहा हूं, मच्छर। फीमेल ही खून चूसेगी अगर मच्छर है तो। और ध्यान से सुनिए, मच्छर फीमेल क्यों, सॉरी फीमेल मच्छर खून क्यों चूस रही? जल्दी बताइए मुझे। अरे क्योंकि उसको अपने अंडे हैच करने होते हैं, उसको अपना रिप्रोडक्शन साइकिल चलाना होता है, इसलिए चूसती है। तो इसका मतलब मेल आ गया तो आप हटा दीजिए। मेल बहुत सीधा है भाई, वो नहीं चूसता खून, वो फ्रूट जूस खाता है, फ्रूट जूस पिएगा। दूसरी जो चीजें होती है प्लांट्स की, उनके जूस को चूसने की कोशिश करता है। इधर देखिए, कह रहा है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, और कह रहा है इंस्पायर्ड एयर। नहीं, इंस्पायर्ड एयर से नहीं फैलता, कॉन्टामिनेटेड होना चाहिए। हटाइए इसे भी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा देखिए, कह रहा है न्यूमोनिया, कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और कह रहा है ड्रॉपलेट इंफेक्शन। ये सही है। अगर किसी बच्चे को, किसी भी पर्सन को न्यूमोनिया है और अगर वो छींके मार रहा है तो फिर होगा ये कि वो छींकों से जो ड्रॉपलेट निकलेगी, माउथ से जो ड्रॉपलेट निकलेगी, अगर आपके कांटेक्ट में आई तो वो आपको भी क्या कराएगा? न्यूमोनिया में। ये समझा रहा हूं आपको। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। चौथा कह रहा है एलिफेंटासिस, वुचरेरिया बैंकॉफ्टी, कह रहा है इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड। नहीं, उसमें मुझे वेक्टर चाहिए होता है, क्यूलेक्स मच्छर चाहिए होता है। आप समझने की कोशिश करिए। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई? इसका मतलब ये सब गलत है, सिर्फ एक पकड़ के चलिए और आपको समझ में आ गया। मैंने इसको पूरा पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन को। कोई भी बच्चा जिसने इतनी देर तक ये लेक्चर देख लिया है भाई, इस क्वेश्चन को अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं गलती है तुम्हारे अंदर। क्या लगता है तुम लोगों को? इतनी देर से मैं तुम लोगों को ये चीज समझा रहा हूं कि आप इसे मॉर्फिन नहीं बोल सकते। क्या आप लोग इसको कैनाबिनॉइड्स का मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते? क्या दिक्कत है? तो ये कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है बी जो है वो कैनाबिनॉइड है, तो देखो बी जो है वो कैनाबिनॉइड है। हाँ सही है। कह रहा है सोर्स इसका एट्रोपा बेलेडोना है। नहीं भाई, सोर्स एट्रोपा बेलेडोना नहीं होता है, सोर्स है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कैनाबिस सटाइवा जाना चाहिए, एट्रोपा बेलेडोना नहीं दोस्त, इसीलिए ये गलत है। दूसरा कह रहा है सर ए मॉलिक्यूल जो है वो मॉर्फिन है। ठीक है भाई, ए मॉलिक्यूल है वो मॉर्फिन है। कह रहा है पेपेवर सोमनीफेरम से आएगा और सेडेटिव है और पेन किलर है। ये सही है, आया पॉइंट। तीसरा कह रहा है सर ए मॉलिक्यूल जो कोकेन है, ले यहीं से गायब कर, कोकेन कैसे हो सकता है? कह रहा है बी मॉलिक्यूल है वो जो हेरोइन है, तो बी तो कैनाबिनॉइड है, हेरोइन कहां से हो गया? कितनी आसानी से तुम्हें चीजें समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए अगला बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी से कनेक्ट करेंगे हम किसके साथ में? ध्यान से देखिए, कह रहा है एंटीबॉडी आर प्रोटीन। यहां तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूं कि हाँ सर एंटीबॉडी प्रोटीन तो है, मुझे ये बात मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गई है। कह रहा है Each of which has 4 लाइट चेन। कब से? अरे चारों लाइट नहीं होती दोस्त, 2 होंगी लाइट और 2 होंगी हैवी। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट को गलत कर दे। अगला देखो, कह रहा है रिजेक्शन ऑफ अ किडनी ग्राफ्ट इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। ना ना ना, बी लिम्फोसाइट नहीं, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देगा, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का ही ये फंक्शन है कि वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। बी लिम्फोसाइट तो भाई एंटीबॉडी बनाता है, वो तो मासूम है। इधर देखिए, हटाओ इसे भी। कह रहा है
परफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर मुझे किसी बंदे को देनी पड़ गई, ट्रीट टू बाइट ऑफ वाइपर स्नेक। वाइपर क्या है? स्नेक है। स्नेक आपकी बॉडी में क्या डालता है? वेनम। और अगर वेनम तुम्हारी बॉडी में पहुंच गया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स का वेट मत करना। कभी सोचो कि सर सांप ने काट लिया, ठीक है, 10 से 12 दिन तक वेट करते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स आ जाएगा, एंटीबॉडी बना लेगी बॉडी। अरे 13 दिन में 13वीं हो जाएगी इसकी। आप क्या करिए, तुरंत एंटीबॉडी जो लैब में तैयार की गई है तुरंत इसको प्रोवाइड कराइए ताकि इसकी जान बचाई जा सके। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी उसको दी जाती है लैब में। अब कैसे बनाएंगे उसे छोड़ दो यार। The antibodies against smallpox pathogen are produced by T lymphocyte। अरे भाई एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट कब से बनाने लगा? एंटीबॉडी बनाने का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट के पास है। क्लियर हुई मेरी बात? इसका मतलब चौथा भी गलत है। आंसर शुड बी 3। कितनी बार सर्किल करूं मैं इसे? क्लियर है? आगे बढ़ा रहा हूं मैं। आइए। ओहो कितना बढ़िया प्लांट आपके सामने है। मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा नहीं तुम्हें, पर पता नहीं क्या करते हो। देखो कौन सा प्लांट है, देखने से लग रहा है सर कि ये प्लांट जो है ये धतूरा है और ये मुझे क्या देगा? डिप्रेजेंट नहीं है, स्टिमुलेंट नहीं है, पेन किलर नहीं है, ये मुझे हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी देगा। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ो। अब ये कह रहा है कि सर नेम ऑफ द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस चेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। समझने की कोशिश करिए। आप मुझे एक ऐसी बीमारी के बारे में बताइए जिसमें एल्वियोलर वॉल जो है वो डैमेज होती है, और एल्वियोलर वॉल अगर डैमेज हो गई तो फिर सरफेस एरिया कम हो गया। सुनो ये कह रहा है, देखो एम्फिजीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वियोलर वॉल डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होगी? डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर सिगरेट इसका क्या है? कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। पहली बात इतनी समझ में आ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन और दिखा रहा हूं। देखो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया, ये है एम्फिजीमा। आंसर मिल गया, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, देखो आंसर मिलना तुम्हारी कामयाबी नहीं है। माइंड माई वर्ड्स। इसका मतलब अब मैं तुम्हें एम्फिजीमा से ही रिलेटेड एक चीज और निकाल के दिखा रहा हूं 12th एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से। बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जहां ट्रांसजेनिक एनिमल लिखा हुआ है वहां ये जाके देखिए, उसमें लिखा है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और आरएनए व्हिच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन सच द ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन। तो इसका मतलब एम्फिजीमा के ट्रीटमेंट के लिए हमने एक मेडिसिन बना ली है, या ड्रग हमने बना ली है, या एक प्रोटीन हमने बना ली है, उसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आती है। तो वो किसको ट्रीट करती है? देखिए, ट्रीट एम्फिजीमा। तो आपसे अगर वो ये पूछ ले कि एम्फिजीमा किससे होता है, आप बोलोगे सिगरेट से। क्या होता है उसमें? आप बोलोगे एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है। अरे भाई कोई इलाज है? हाँ है। क्या इलाज है? सर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कहां से बनाया था? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से। इसीलिए मैंने ये 11th की एनसीईआरटी से, ये 12th की एनसीईआरटी से आपको निकाल के दिखाया है। ढंग से देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब यह हुआ कि इसमें एक है जो नॉट ट्रू है, इसका मतलब 3 क्या होंगे? ट्रू होंगे। पहले तो एनालॉजी दिमाग की ऐसी बना लिया करो अपनी कि तुम्हें समझ में आ जाए बात। ध्यान से देखिए, कह रहा है सर म्यूटेशंस इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सिलरेट करते हैं सेल साइकिल को। बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना, ये आ गई आपके सामने G1, ये आ गया आपके सामने S, ये आ गया आपके सामने G2 और ये आ गया M। देखो आपकी सेल साइकिल, सेल डिवीजन कितनी देर में रन करती है? आप बोलोगे सर 24 घंटे में। तो देयर आर सम क्या? चेक पॉइंट्स। आपकी बॉडी में क्या होते हैं? कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, और वो चेक पॉइंट्स एक्चुअली कौन बनाता है? प्रोटोऑन्कोजीन। इसका मतलब प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो सेल साइकिल, सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं कि भाई 24 घंटे में होना है डिवीजन तो 24 में ही होना है, ना आगे ना पीछे। अब तुम खुद सोच के बताओ, अगर प्रोटोऑन्कोजीन में क्या करा दूं मैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होते ही सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड क्या होना शुरू हो जाएगा? सेल डिवीजन। इसका मतलब जो डिवीजन 24 घंटे में होता वो मुश्किल से 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, और उसी चीज को हम लोग कैंसर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। इधर देखिए, ये कह रहा है कि म्यूटेशन जो है प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर एक्सिलरेट कर देंगे सेल साइकिल को। मुझे ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ सर बिल्कुल सही बोला है, एक्सिलरेट करते हैं, ये सच है। इधर देखिए, ये कह रहा है सर म्यूटेशन डिस्ट्रॉय करते हैं टीलोमेरेज इनहिबिटर। मेरी बात ध्यान से समझिए, टीलोमेरेज एक एंजाइम है, और हर सेल साइकिल में ये जो क्रोमोसोम आपका दूसरी जनरेशन में जा रहा होता है तो ये घिस रहा होता है, ये ऊपर से ना घिस रहा होता है। दरअसल इसी को हम बोलते हैं हेफिलिक लिमिट, लेकिन मैं आपको वहां तक लेके नहीं जाऊंगा। सुनिए, तो यहां पर इसके टीलोमियर को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है टीलोमेरेज। देखो ध्यान से, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर टीलोमेरेज बनता है। अब
ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये टीलोमेरेज को जो भी इनहिबिट करता होगा, जो भी टीलोमेरेज को इनहिबिट करता होगा ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका मतलब जो भी टीलोमेरेज इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिट करने वाले, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो म्यूटेशन जो होता है वो टीलोमेरेज इनहिबिटर होता है। इसका मतलब टीलोमेरेज को वो इनहिबिट करता है। तो देखो ध्यान से देखो, टीलोमेरेज यस इनहिबिटर, तो म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर। अगला देखिए, म्यूटेशंस इनएक्टिव करते हैं सेल कंट्रोल, ये भी सही है। मतलब सेल पर से कंट्रोल हट जाएगा। इसका मतलब कैंसर सेल के अंदर यही तो होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन क्यों हो गई? क्योंकि कंट्रोल हट गया। ये भी सही है। अगला देखिए, कह रहा है म्यूटेशन जो है वो इनहिबिट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज ना, ये टीलोमेरेज के इन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। कहते हैं भाई जल्दी जल्दी बनो ताकि तुम इसे मेंटेन रख पाओ, और जब इसे मेंटेन रखोगे तो हर जनरेशन में जब ये आगे जाएगा तो ये कम घिसेगा, और कम घिसेगा तो फिर वो बहुत सेल डिवीजन ले सकता है। आई बात समझ में? शायद मैं आपको ये समझा पाया, शायद कह रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं आपको समझ में आई है बात या नहीं आई। तो टीलोमेरेज इनहिबिटर जो भी होंगे उनको ये मारेगा, लेकिन इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज के। ये गलत है, वो इनहिबिट नहीं करता, वो उसको बढ़ा रहा होता है। वो कहता है जल्दी जल्दी टीलोमेरेज बनना चाहिए ताकि सेल के क्रोमोसोम्स में कमी ना आए और सेल साइकिल बढ़िया चलती रहे। आई होप आंसर विल बी 4 के वही गलत था। इधर आइए, ये कह रहा है फिब्रिनोजन का फंक्शन। देखो फिब्रिनोजन का फंक्शन आप जानते हैं सर, ब्लड क्लॉटिंग में है। एल्बुमिन का फंक्शन देखिए ऑस्मोटिक बैलेंस में है, और ग्लोब्यूलिन का फंक्शन डिफेंस में है। बस इतनी बात पूछी है इसने और आंसर आपके हाथ में आ गया। ये कहां की सेल्स हैं? प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली सेल्स हैं। तो ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? आपने बोला सर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं ये कितने टाइप की फिलहाल बताई जाएंगी सर? एक होगी सर फिब्रिनोजन, एक होगी ग्लोब्यूलिन, और एक होगी एल्बुमिन। एल्बुमिन का फंक्शन है कि ऑस्मोटिक बैलेंस होगा, फिब्रिनोजन का फंक्शन है सर गलत हो गया क्या? फिब्रिनोजन का फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है डिफेंस, एल्बुमिन का फंक्शन है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब सोडियम या पोटेशियम जितने भी हैं, ये ऑस्मोलाइट्स आपकी बॉडी के अंदर कितने होने चाहिए, बीपी कैसे मेंटेन होगा, ये सारी चीजें आप लोगों की ये प्रोटीन करके देगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है विन ब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो विन ब्लास्टिन कहां था? सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आप रीड करिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जो विन ब्लास्टिन होता था वो आपको ड्रग में रखा हुआ मिलेगा। विन ब्लास्टिन सरक्यूमिन, याद आ गया, ये ड्रग में थे। तो वो कहां से आता है? विंसा रोजिया प्लांट से आता है। बस आप याद करके रख लें, शायद आपसे वो पूछ लेगा तो आप कम से कम टैकल कर पाएंगे। अगला देखते हैं। ये कह रहा है सर GEAC स्टैंड्स फॉर, बहुत ध्यान से देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया है, क्योंकि समटाइम्स वो GEAC की फुल फॉर्म जब लिखता है ना तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अग्रीमेंट कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एनालाइजिंग क्रॉप, जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर कमेटी। आया समझ में? इसका मतलब यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, क्योंकि इस पर लगाम लगाना जरूरी थी, इसीलिए GEAC पिक्चर में आई है। तो फुल फॉर्म प्लीज इसकी क्या करिए, याद करके रखिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR वो क्या होना चाहिए? तो ध्यान से देखना, करेक्ट देखो ध्यान से देखना। पहला क्या आएगा सर? टेम्परेचर देके डीनेचुरेशन करवाइए। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि 2 ब्रांच आएंगी, और वो 2 ब्रांच जो हैं, जो ब्रांच नहीं कहिए, 2 स्ट्रैंड जो होंगे DNA के, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसका मतलब हीट दे दी गई, डीनेचुरेशन हो गया। फिर उसके बाद में अनीलिंग करिए। अनीलिंग का मतलब होता है जो प्राइमर होते हैं वो अपने एंड पे जाकर के जुड़ेंगे। तो इसीलिए दूसरी प्रोसेस जो है वो अनीलिंग है, और तीसरी कौन सी है? एक्सटेंशन है। मैंने आपको ये दिखा दिया है, प्लीज इसको ढंग से यूं हाथ पे नोट करके रख लेना। क्या क्या? डिनेचुरेशन, सेकंड वन अनीलिंग, और उसके बाद फाइनली क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब पॉलीमराइजेशन चालू होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इधर देखिए, ये कह रहा है कि सर यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विदाउट ऑथराइजेशन। आप किसी देश में गए, आप किसी जगह गए, और वहां पर आपने क्या देखा कि यार यहाँ पे पौधे बड़े अच्छे हैं, इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। आपने क्या किया? पौधे उखाड़ लिए, चुपचाप से आप उनको कहाँ ले गए? अपने देश में, और वहां जाके उनकी मेडिसिन बना के आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। आपने उस देश को पूछा भी नहीं, उसको आपने कॉम्पनसेटरी कोई पेमेंट भी नहीं दिया, आपने उसको ऑथराइजेशन के बगैर ये सब काम किया। इस चीज को हम बायोपायरेसी में रखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर, या तो ऑथराइजेशन नहीं है आपके पास फ्रॉम द कंट्री, और पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, आपने पैसा भी नहीं दिया।
और आपने उनके रिसोर्सेज को चुरा के उससे पैसे कमाने शुरू कर दिए। इसे हम लोग बायोपाइरेसी कहते हैं। मेरे बालों का शेप इतना खराब क्यों लगता है कैमरे में? एनीवे, चलो आगे आगे। तो इसका मतलब इट शुड बी योर बायोपाइरेसी। आगे यार, क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मुझे सेपरेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है एक्सप्रेस्ड प्रोटीन का बिफोर मार्केटिंग। आपको समझ में आ रहा है? जब हमने बायोरिएक्टर लगा लिया था तो हमारे पास प्रोटीन बनना शुरू हो गई थी, प्रोटीन बन गई, लेकिन अब इसको मैं मार्केट करने से पहले या इसको मैं बेचने से पहले मैं इसको कहां लेके जाऊंगा? द आंसर विल बी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। और ये देखिए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में मुझे इसको लेके जाना, लेकिन क्या होता है देखो, द प्रोसेस इंक्लूड नंबर 1 सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड करेगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जहां पर हम उसको प्रोडक्ट को प्योर कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर रहे होते हैं? उसको प्योर करेंगे और सेपरेट करेंगे, या सेपरेट करेंगे फिर प्योर करेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इधर आइए, ये कह रहा है सर जीन साइलेंसिंग यूजिंग आरएनएआई टेक्निक अप्लाइड टू मेक क्या? निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। देखो, मेलोडोगाइनी इंकॉग्निशी आप लोगों ने पढ़ा है, तो जीन साइलेंसिंग फिलहाल करा तो बहुत चीजों में जाता है, लेकिन आप किस में कर रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से? तो आप बोलोगे सर एक निमेटोड है, नाम है उसका मेलोडोगाइनी इंकॉग्निशिया, हम उसके अंदर किसी स्पेसिफिक जीन को क्या कर रहे होते हैं? साइलेंट कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और वो पेस्ट कौन सा है? निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। कंफ्यूज मत होना, एडिबल वैक्सीन नहीं बना रहे हैं, आयरन फोर्टिफाइड नहीं है, विटामिन एनरिच सीरियल नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। इधर देखिए, ये कह रहा है सर डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय किससे? एंडोन्यूक्लियस से इन अ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कैन बी सेपरेटेड बाय। जब तुम लोग वो करते हो बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आप एंडोन्यूक्लियस डाल रहे होते हो। जब एंडोन्यूक्लियस उसमें हम डालते हैं तो डीएनए के मल्टीपल क्या बन जाएंगे? फ्रेगमेंट। अब सवाल ये है कि सर इतने मल्टीपल फ्रेगमेंट को अब मैं सेपरेट कैसे करूं, उनको मैं अलग अलग कैसे करूं? तो आप क्या आंसर करेंगे? सर एक मशीन लेके आइए, टूल लेके आइए, नाम है उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखिए, आप इसे बेटर से बेटर जानते हैं, इसे हम कहते हैं, कहां गया? ये आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप जानते हैं कि मुझे जेल चाहिए। जेल किस चीज का बना होगा? एगारोस जेल चाहिए, सीवीड से निकलेगा, और इसको मैं प्लेस कर दूंगा एक पॉइंट पे, फिर बैटरी से तार कनेक्ट करूंगा, वॉल के अंदर यहां पर सैंपल लोड करूंगा, और सैंपल लोड करने के बाद जैसे बैटरी चालू करूंगा तो छोटे जो फ्रेगमेंट होंगे बहुत तेजी से भागना शुरू होंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो स्लो भागना शुरू होंगे। और फिर मैं इनको स्टेन करूंगा किससे? एथिडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डाल के यूवी लाइट का एक्सपोजर दूंगा, और ये मुझे चमकेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर आएगा, और उसके बाद में जो टुकड़ा मेरे काम का है उसको चाकू से काट के मैं निकाल लूंगा। उसी निकालने की प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया। इधर आइए, कह रहा है टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए हैज प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट। ध्यान से देखना, तो वो हम ऐसे डालते हैं कि वो बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनाए। तो आपको मैं यहां पे एक मोटी मोटी बात बता रहा हूं। देखो, पूरा आरएनएआई पढ़ाना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान से देखो। ये कह रहा है सर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। हम वेक्टर कौन सा यूज करेंगे निमेटोड प्लांट के लिए? आप कह रहे हैं सर वेक्टर यूज करिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। फिर कह रहा है कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो है वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, और इंट्रोडक्शन हम ऐसे करेंगे कि प्लांट प्रोड्यूस करे सेंस, देखो बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल, तो वो दोनों ही प्रोड्यूस कर दे, ऐसे हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है? क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? बहुत बढ़िया। जरा जल्दी आगे आइए। अब ये कह रहा है कि डीएनए और आरएनए सेगमेंट है, टैग करो उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से, उसे हम क्या कहते हैं? देखो ध्यान से समझना, उसे हम प्रोब कहते हैं। अगर आपके सामने कोई डीएनए है या आपके सामने कोई आरएनए है, फर्क ये होना चाहिए कि दोनों ही सिंगल स्टैंडर्ड होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड प्रोब नहीं बनती है। तो सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो आपने बोला सर ये आरएनए है, ये भी डीएनए है, इसमें आपने ये लगा दिया ये क्या लगा दिया? रेडियो एक्टिविटी। ये क्या है? रेडियो एक्टिविटी। अब बताओ ये चीज क्या है और ये चीज क्या है? द आंसर विल बी सर ये बन चुका है प्रोब। अब आई बात समझ में? ये क्या बन चुका है? प्रोब। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोब इज सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? आप क्या आंसर करेंगे? आप बोलेंगे सर सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। दिखाऊं? ये देखिए, कह रहा है अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसे हम प्रोब बोल रहे हैं। आई थिंक ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई है। क्लियर हो गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। जरा आगे देखते हैं। देखो थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, समय की तंगी है, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। चलिए, कह रहा है फिगर है, अब कह रहा है ई कोलाई के अंदर, अब ध्यान से देखिए, जरा मुझे चेक करके बताइए। कह रहा है हिंड थर्ड इको R1 ये सेलेक्टेबल मार्कर हैं। पहली बात मैं आपको ये समझा दूं, सेलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। तो इसका मतलब ये जो हिंड थर्ड लिखा हुआ है और इको R1 लिखा हुआ है, ये सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है बॉस।
ये एक्चुअली क्या है, ये एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये एंडोन्यूक्लियसेस की साइट प्रेजेंट है, ये मार्कर थोड़ी ना है, मार्कर तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। अगला देखो, इसका मतलब पहली चीज गलत। दूसरा, एम्पिसिलिन आर टेट्रासाइक्लिन आर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन आर लिखा हुआ रेजिस्टेंट जीन है पीबीआर 322 पे। अगला देखिए, कह रहा है ओराई ओरिजिनेटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ओराई ओरिजिनल रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम, ओराई ओरिजिनेट लिखा हुआ है, सॉरी, तो ओराई जो है वो ओरिजिनेट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नहीं, ओराई जो है ना वो ऐसी प्रोटीन बनाता है ताकि, या ओराई पे आप ऐसा समझिए, ओराई वो रीजन है जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, शुरू होता है, वो एंडोन्यूक्लियस नहीं बनाता है। अगला देखिए, ये भी गलत है। अगला देखिए, रोप रिड्यूस द ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, रोप क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, वो एक्चुअली ऐसी प्रोटीन बनाता है जिससे आपका प्लाज्मिड रेप्लिकेशन कर पाएगा। ये है आपका रोप, ये ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो ओराई पे जाके जुड़ेगी और ओराई फिर बहुत तेजी से क्या करेगा, इनिशिएट करेगा रेप्लिकेशन को। आई होप इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, ये कह रहा है कि जेनेटिक डिफेक्ट है एडिनोसिन डीएमिनेज, वो 4 साल की लड़की 1990 में, याद आ गया। ये कह रहा है डेफिशिएंसी है, मे बी क्योर्ड परमानेंट बाय, बताओ किससे, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब हुआ इंजेक्शन के थ्रू मैं उसको एंजाइम दूंगा, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल डीएनए या सीडीएनए, जब हमने उसका जो लिम्फोसाइट बाहर निकाले, फिर रिट्रोवायरस की मदद से हमने सीडीएनए इंट्रोड्यूस करके फिर वापस वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बच्ची के अंदर डाल दिए। लेकिन भाई ये इमोर्टल सेल नहीं होती, ये अमर नहीं है, ये मर जाती हैं, इसलिए ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, हटाइए इसे भी। तो अब कह रहा है एडमिनिस्ट्रिंग एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिवेटर, ये भी नहीं है। हाँ, एक हो सकता है कि इंट्रोड्यूस कर दिया जाए बोन मैरो सेल्स, और कह रहा है प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल्स, लेकिन कब, एम्ब्रायोनिक स्टेज में, तब शायद ये इसका एक क्या हो सकता है, बेटर या परमानेंट क्योर हो सकता है। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। तो इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग सेक्शन आई विल टीच यू, उसमें कुछ क्वेश्चन फिर से बायोटेक्नोलॉजी के होंगे और अगला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए उठाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अनअकैडमी, गोमती नगर, आरिफ मोहम्मद।